जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 स्टार्ट हो चुका है। मतलब जैसे ही नया साल स्टार्ट होता है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो काफ़ी सारे न्यू रूल्स भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं, जो अभी इंटरिम बजट आया था 1 फरवरी को, वो फाइनल बजट नहीं था, उसमें कुछ भी मेजर या कोई भी बड़ी अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो 1/4/2024 से कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कुछ पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो आपका बजट आया था, जो बजट 2023 था, वो भी आपके इस ईयर में जो आप ITR वगैरह फाइल करेंगे उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ऐसे सभी के सभी रूल जो 1/4/2024 से एप्लीकेबल हो चुके हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू रूल एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। आपको पता होगा 1/4/2024 से आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 24-25 स्टार्ट हो चुका है और इस फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होगा वो 25-26 होगा। तो कौन कौन से न्यू रूल्स, कौन कौन सी सावधानियां, कौन कौन से आपको इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जो पता होनी चाहिए ताकि इनकम टैक्स GST डिपार्टमेंट से आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं, इफ़ यू आर रजिस्टर्ड इन GST, तो आपको पता होगा आपको बिल काटना पड़ता है। बहुत सारे लोग तो मैनुअल के अंदर ही बिल काटते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटराइज बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं और कंप्यूटर से बिल काटते हैं। चाहे आपका मैनुअल हो चाहे कंप्यूटराइज हो, आपको न्यू और यूनिक इनवॉइस सीरीज स्टार्ट कर देनी है 1/4/2024 से। एग्जांपल के लिए हमने बता दिया कि 2425/001 इस तरह से बिल बुक अपने काट सकते हैं। अगर आप मैनुअल करते हैं तो नई बिल बुक छपा लीजिए, कंप्यूटर के अंदर आप अपनी जो न्यू इनवॉइस की सीरीज है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब GST के अंदर बात कर लेते हैं ई इनवॉइस। आपको पता होगा GST के अंदर नए नए और क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं। तो जब से GST लागू हुआ था 1/7/17, जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर के करंट ईयर जो आपका लास्ट खत्म हुआ है जो कि है 23-24, इस साल में से किसी भी साल के अंदर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से क्रॉस कर गई है। वैसे तो पिछले साल अगर क्रॉस कर गई थी तो पिछले साल ही एप्लीकेबल हो जाता, तो हम मोटा मोटी मानते हैं अगर 23-24 में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा चली गई थी तो 24-25 जो फाइनेंशियल ईयर होगा 1/4/2024 से कोई भी आप इनवॉइस काटेंगे दोस्तों, इसके अंदर B2B का जो इनवॉइस होगा उसका आपको नॉर्मल इनवॉइस तो काटना ही काटना है, ई वे बिल भी काटना ही काटना है, अगर एप्लीकेबल है तो ई इनवॉइस और काटना पड़ेगा। तो ई इनवॉइस के ऊपर डिटेल के अंदर आपको वीडियो चाहिए तो आप बताइए, हम उसको भी बना देंगे। अब बात करते हैं ITC 03। अगर आप रेगुलर टैक्स पेयर थे और आपने CMP 02 का फॉर्म भरा था और भरने के बाद में आप 1/4/24 से अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ गए हैं, ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो 60 दिनों के अंदर अंदर आपको ITC 03 का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपके पास कितना इनपुट पड़ा था वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं GST में QRMP, क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। मतलब अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा थी दोस्तों प्रीवियस ईयर के अंदर, पिछले साल के अंदर, तो आप चूज कर सकते हैं QRMP स्कीम। आपको पता होगा पहला क्वार्टर आपका अप्रैल मई जून का है, तो उसके लिए 30/4/2024, मतलब ये जो अप्रैल का महीना है उससे पहले पहले आपको QRMP स्कीम के लिए ले लेना है। अगर एक बार आप QRMP स्कीम में आ गए तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सारे के सारे क्वार्टर QRMP में चले जाएंगे। फिर आप एक क्वार्टर के बाद चाहते हैं कि मुझे तो मंथली के अंदर जाना है क्योंकि मुझे सामने वाले को इनपुट देना होता है, तो आप फिर से मंथली के अंदर भी आ सकते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जो काम आपको कर लेना है रिकंसिलेशन का। आपको पता होगा आप सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होता है, कैश लेजर होता है, क्रेडिट लेजर होता है। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो आपने एंट्रीज करी है, बही खाते मेंटेन किए हैं, उनको आप इनकम टैक्स रिटर्न सही भरना चाहते हैं, आप अपनी ऑडिट सही भरना चाहते हैं, आप अपना GST सही भरना चाहते हैं, तो GSTR 1, 2A, 2B, GSTR 3, GSTR 4, GSTR 9, 9C, कंपोजिशन वालों के लिए CMP 08, 4 और 4A, इन सभी का रिकंसिलेशन कर लेना है। मतलब सारा का सारा डेटा आपका सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तो आपको इनकम टैक्स GST से किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ITR की। इनकम टैक्स रिटर्न, आपको पता होगा अभी जो फाइनेंशियल ईयर आपका 23-24 खत्म हुआ है, इसका असेसमेंट ईयर है 24-25। इस 24-25 की जो ITR है वो भरने की लास्ट तारीख है 31 जुलाई 2024। लेकिन ये ITR आपको पता होगा 1 अप्रैल 2024 या 1-2 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपकी ITR भरने से पहले अगर आपको लगता है कि कोई ऑन रिकॉर्ड इनकम आ रही है आपकी, आपने अपना पैन नंबर दिया था, आप शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, आपकी FD है, आपकी इंटरेस्ट की इनकम आती है, तो आप अपना AIS
आप अपना TAS और 26AS का फॉर्म जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन बोलती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ITR भरनी है, ताकि आपका मिसमैच ना हो, इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। तो ITR भरने से पहले आपको पता होगा 3-3 महीने बाद ये डाटा अपडेट होता है। तो अभी आपका लास्ट क्वार्टर था जो था जनवरी, फरवरी, मार्च, इसकी जो TDS रिटर्न भरने की लास्ट तारीख 31 मई है। तो हो सकता है कोई व्यक्ति 30 मई 31 मई को ही अपनी इनकम जो TDS की रिटर्न भरे, तो आपका जो डेटा है जून के अंदर अपडेट होगा। तो आपको लगता है कि ऑन रिकॉर्ड कोई भी इनकम आ रही थी, तो जून तक आप अपना ASTS देखें, उसके बाद ही ITR भरें। एक और खतरनाक सेक्शन जो नया रूल आ गया था 43B, उसका क्लोज H है। अगर आप टैक्स ऑडिट करवाते हैं, आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, आपने जो आपके MSME क्रिएटर्स को देनी थी वो आपने नहीं दी। अगर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर, और आपका एग्रीमेंट है तो 45 दिन के अंदर अंदर ये आपने पेमेंट नहीं दी, और 31/3/24 को आपका ये पेमेंट पेंडिंग था, तो वो ऑडिटर आपका ये खर्चा डिसअलाउ कर देंगे, आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, और उसके ऊपर भी आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। टैक्स स्लैब की बात कर रहे थे तो टैक्स स्लैब भी आ गया। इस साल आपको 2 टैक्स स्लैब मिलेंगे। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम। तो ओल्ड टैक्स रिजाइम के अंदर टैक्स फ्री इनकम 5 लाख तक है, न्यू टैक्स रिजाइम में टैक्स फ्री इनकम 7 लाख तक है। लेकिन दोस्तों ये टैक्स की लिमिट है, ITR भरने की लिमिट जो है वो 2.5 लाख रुपए है ओल्ड के अंदर, और 3 लाख रुपए है न्यू के अंदर। क्योंकि इस लिमिट से क्रॉस कर जाते हो तो आप ITR जरूर भरें। अगर आपको टैक्स नहीं देना है वो ठीक है 5 लाख या 7 लाख तक, अदरवाइज ITR भरने की लिमिट अलग है। तो न्यू टैक्स स्लैब के अंदर आपको पता होगा 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 लाख से 6 लाख पर 5%, 6 लाख से 9 लाख पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20%, और 15 लाख से ऊपर इनकम होने पर 30% टैक्स है। अब फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं 7 लाख रुपए का कोई भी जिक्र यहां पे नहीं हुआ है, लेकिन सेक्शन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसको 25,000 रुपए के टैक्स की रिबेट हम दे देंगे, और उस व्यक्ति का टैक्स यहां तक 7 लाख तक जो बनता है वो 25,000 ही बनता है। अब बात कर लेते हैं टैक्स रिजाइम की, जहां पर आपको काफी सारी डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। ये सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20%, और 10 लाख से अगर आपकी ऊपर इनकम है तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। सर आप तो बोल रहे थे कि 5 लाख रुपए टैक्स फ्री है, लेकिन यहाँ तो 2.5 टैक्स फ्री है। तो सेक्शन 87A फिर से बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसका टैक्स 12,500 बनता है, ये टैक्स हम माफ कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिजाइम टू बी दी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम। आपने इनकम टैक्स में आपने अपने एम्प्लॉयर को कुछ भी नहीं बताया है, तो आपका जो न्यू टैक्स रिजाइम होगा वही डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम होगा, उसी के हिसाब से आपकी ITR भरी जाएगी। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं, डिडक्शन और एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना पड़ेगा। और ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाने के लिए 10IEA का फॉर्म भरना पड़ेगा। ये फॉर्म आपको ड्यू डेट जो आपकी ITR की है उससे पहले पहले ही भरना पड़ेगा। अब सेक्शन 87A वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाते हैं और आपकी इनकम 5 लाख है उससे कम है तो 12,500 का टैक्स माफ हो जाएगा। अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं, आपकी इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है तो 25,000 रुपए का टैक्स आपका माफ हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं दोस्तों। इस साल से पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजाइम में अगर आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम है तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती थी। अब ओल्ड एज वेल एज न्यू दोनों के अंदर ही आपको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो बेनिफिट आपको दोस्तों डेट म्यूचुअल फंड में मिलता था वो रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन ऑन डेट म्यूचुअल फंड यूनिट विल बी टैक्स्ड एज पर टैक्स पेयर इनकम स्लैब। अब उनको स्लैब रेट के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। आपको पता होगा सरचार्ज होता है, एक तो टैक्स होता है, एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, लेकिन एक लिमिट से क्रॉस इनकम चली जाती है तो टैक्स के ऊपर सरचार्ज और देना पड़ता है। ये था हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए जिनकी ज्यादा इनकम आ रही है। इनकम ओवर 5 करोड़ हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 37 to 25%। जिस व्यक्ति की इनकम 5 करोड़ उससे ज्यादा है, पहले उसे 37% सरचार्ज लगता था, लेकिन अब आपको 25% ही सरचार्ज देना पड़ेगा। तो इस सरचार्ज का रेट कम कर दिया है। टैक्स ऑन लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस चाहे LIC की हो, चाहे SBI की हो, चाहे प्राइवेट या किसी भी कंपनी की हो, अगर आपने टोटल प्रीमियम पेड किया है यूलिप को छोड़ के, नॉन यूलिप की जो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी 5 लाख से ज्यादा का 1 साल का प्रीमियम आपका जाता है तो उसकी मैच्योरिटी होगी वो दोस्तों आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। बात करते हैं कैप
कैप होता है एक लिमिट डिफाइन कर दी है इन्होंने, कैपिटल गेन डिडक्शंस फ्रॉम प्रॉपर्टी सेल। दोस्तों कैप है 10 करोड़ की। सेक्शन 54 और 54F के अंदर आप जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते थे, पहले बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां आप खरीद लेते थे, लेकिन अब 10 करोड़ तक की आपको छूट यहाँ पे सेक्शन 54, 54F में मिलने वाली है। IT रिटर्न डिसकार्डेड, इनकम टैक्स रिटर्न डिसकार्डेड। दोस्तों आप अपनी ITR को डिलीट कर सकते हैं अगर आपने अभी तक उस ITR को वेरीफाई नहीं किया है। तो आपको पता होगा 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी ITR वेरीफाई करनी पड़ती है। अगर आपने ITR लगा दी और अभी तक 20 दिन हो गए हैं और अपने उसको वेरीफाई नहीं किया है, आप चाहते हैं कि उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उस ITR को डिसकार्ड कर सकते हैं, मतलब वो वहां से हट जाएगी। दिस वुड अल्टीमेटली हेल्प टैक्स पेयर उनको रेक्टिफाई एरर करने के लिए, लेकिन ये वेरिफिकेशन से पहले है। अगर आपने वेरीफाई कर दी है और अभी तक आपका टाइमलाइन पड़ा है तो आप रिवाइज ITR भी भर सकते हैं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ये इंक्रीज हो गई है। आपको पता होगा ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो 2.5 लाख थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में से 3 लाख रुपए कर दिया है। सभी एज ग्रुप के लिए 3 लाख है। ओल्ड के अंदर तो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख है, लेकिन यहाँ पे 3 लाख रुपए सभी एज ग्रुप के लिए है। अब टैक्स एग्जम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट, आपको पता होगा द लिमिट ऑफ टैक्स एग्जम्पशंस ऑन लीव एनकैशमेंट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय जो था उसकी पहले 3 लाख रुपए लिमिट होती थी, लेकिन अब आपको 25 लाख रुपए तक लीव एनकैशमेंट पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रजम्पटिव टैक्सेशन ITR 4 अगर आप भरते हैं, आप चाहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट मुझसे नहीं बनती है, झंझट में नहीं पड़ना है, तो 2 करोड़ तक आपको पता होगा सेक्शन 44 AD के अंदर आप जा सकते थे और आप अपना नेट प्रॉफिट दिखा सकते थे। इस 2 करोड़ को 3 करोड़ कर दिया है। 44 ADA के अंदर जो आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप एक एडवोकेट हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो 50 लाख की जगह 75 लाख रुपए तक भी आप 44 ADA के अंदर जा सकते हैं और अपना 50% नेट प्रॉफिट दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी जो रिसीट है वो जो है 95% या उससे ज़्यादा अदर देन कैश में आनी चाहिए, मतलब ऑनलाइन आनी चाहिए, तब आप प्रजम्पटिव टैक्सेशन की बढ़ी हुई लिमिट का फायदा उठा सकते हैं। TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, आपको पता होगा लिबराइज रेमिटेंस स्कीम होती है, उसमें एजुकेशन अगर आपने लोन लेकर के आपने सेक्शन 80E की जो कंडीशंस पूरी करता है, पैसा बाहर भेजते हैं, तो 7 लाख रुपए तक तो कोई भी TCS नहीं कटेगा। 7 लाख से ऊपर सिर्फ और सिर्फ आधा % TCS आपका कटने वाला है। ब्राइज रेमिटेंस स्कीम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, और बैंक से लोन आपने नहीं लिया है तो 7 लाख तक तो माफ है। 7 लाख से ऊपर 0.5 की जगह 5%, मतलब आधा % नहीं 5% TCS आपका कलेक्ट किया जाएगा। और लिबराइज रेमिटेंस स्कीम की एनी अदर पर्पज है तो 7 लाख तक कोई TDS नहीं है, TCS नहीं है। 7 लाख से ऊपर पहले 5% होता था, अब आपका 20% TCS वहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, मतलब ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। हालांकि ये TCS आपका फॉर्म 26AS में आपके पैन कार्ड में शो कर जाएगा। अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल इनकम टैक्स नहीं होता है तो आप ITR भर के इसको रिफंड भी ले सकते हैं। अब परचेज ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज, दोस्तों बाहर जाने के लिए, इंडिया से बाहर जाने के लिए अगर आपको पैकेज लेते हो, पहले 5% था बिना किसी लिमिट के, अब क्या हो गया दोस्तों, अप टू 7 लाख रुपए तक तो 5% है और उसके 7 लाख के बाद 20% TCS आपका कलेक्ट किया जाएगा। अब मैं बात करता हूं जॉइंट कमिश्नर। इनकम टैक्स की एक हायरार्किकल होती है जो क्लैरिकल से, फिर इंस्पेक्टर से, फिर ITO से, फिर कमिश्नर से, फिर जॉइंट कमिश्नर, फिर इस तरह से वो बढ़ती जाती है। तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, अगर आपका ITO का कोई ऑर्डर था उससे आप सेटिस्फाई नहीं थे तो आपको क्या करनी पड़ती है दोस्तों, अपील करनी पड़ती है। ये अपील होती है CIT जो होता है आपका कमिश्नर होते हैं अपील्स के, उनके पास करनी पड़ती है। तो बहुत सारी अपील्स पेंडिंग थी, 100 जॉइंट कमिश्नर जो है वो नए अपॉइंट कर दिए हैं ताकि आपकी अपील का जो सल्टारा है जल्द से जल्द हो जाए। कॉमन ITR के फॉर्म 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। आपको पता होगा आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी एज स्टेटस, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से जो पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर है ITR का फॉर्म डिफाइन होता है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एक ITR U जो कि ITR 7 को छोड़ करके 1 से लेकर के 6 तक आप ITR U में भर सकते हैं, और ITR 1 और 4 आपको अलग से ऑप्शन और दिया जाएगा कि आप 1 और 4 भी भर सकते हैं और आप ITR U भी, कॉमन ITR भी भर सकते हैं। तो ये देखने वाली बात है, अभी तक तो ITR U के बारे में कोई भी डिपार्टमेंट ने जैसन यूटिलिटी स्कीमा नहीं निकाला है। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर करें जो न्यू रूल्स रिलेटेड में टेंशन में थे। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है, वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, उसका फीडबैक आप जरूर दें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।